अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। हम अभी चैप्टर 7 फाइनेंशियल एसेट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पार्शियल चैप्टर कंप्लीट किया था। टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कंपनीज जो मोर लिक्विड रहती हैं या जिनके पास लिक्विड फॉर्म ऑफ कैश या लिक्विड मनी एग्जिस्ट कर रही होती है, वो अपने उन पैसों को या उन अपने उस कैश की अमाउंट को कोशिश करती हैं कि वो किसी न किसी किस्म से मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दें ताकि वो ऑल द गोज़ वेल, यानी कि मार्केट की सिचुएशन बेहतरीन रहे तो वो उससे प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट या रेवेन्यू और डिविडेंड अर्न कर सकती हैं और अपनी कंपनीज के लिए वो आगे फर्दर री इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हैं उन जगह पर। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड आ जाते हैं या पब्लिकली ओन्ड कंपनीज जो अपने मार्केट में अपने स्टॉक्स फ्लोट करती हैं या अपने शेयर्स फ्लोट करती हैं, अब उनमें भी इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आ जाती हैं। हमारे पास ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जिनको आप कहते हैं वो उन तमाम सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड हो जाती हैं जो इजीली ओवर द काउंटर या ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो होती हैं वहाँ पर आप अपनी पास बॉट एंड सोल्ड कर सकते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज मेजरली मार्केट्स में हर कंट्री अपने अलग रखते हैं, जो मेजरली आप जिस तरह कि न्यूयॉर्क के केस में न्यूयॉर्क सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया में एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अब कहलाए जाते हैं। इन तमाम में इन्वेस्टमेंट ईजिली, और ये हर जो इनके शेयर्स होते हैं ये शेयर्स टू शेयर्स डिपेंड करते हैं, इनकी प्रॉफिट के ये किस बेसिस पे ट्रेड हो रहे होते हैं, ईच एंड एवरी शेयर्स अलग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इसमें जितना भी अगर इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट लिक्विड ही कहलाई जाती हैं ये इन्वेस्टमेंट्स, जिनको आप ऑनलाइन टेलीफोनिक कन्वर्जेशन के थ्रू, ऑनलाइन ब्रोकर्स पे, इंटरनेट के थ्रू बहुत इजीली ट्रेड और परचेज कर सकते हैं। बस सिंपली टेलीफोन के थ्रू बस सिंपली प्लेसिंग सेल ऑर्डर करके कर सकते हैं ब्रोकरेज के साथ, या इंटरनेट पे आप ई फाइनेंशियल ट्रेडिंग के थ्रू बहुत आसानी से ये सेल और परचेज की जा सकती हैं। तमाम मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ जो लिस्टेड होती हैं इमीडिएट बैलेंस शीट में हम लिस्ट करते हैं तो इमीडिएटली आफ्टर कैश कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जिस तरह कि हमने प्रीवियसली बात की थी उसमें ही इंक्लूड होते हैं। तो ये आपको इजीली आप जब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो फौरी तौर पे आफ्टर कैश आप इनको अपने पास। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के 4 डिफरेंट बेसिक इवेंट्स होते हैं जो उमूमन या अक्सर यही मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इन्हीं 4 प्रोसेस के थ्रू काम कर रही होती हैं। सबसे पहले परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, देन रिसीट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट रेवेन्यू है, इसके बाद आ जाते हैं थर्ड पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और एंड पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट, यानी सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं, उसके बाद उन पर रेवेन्यू या डिविडेंड हासिल किया जाता है, उनको फिर सेकेंड आप सेल उन इन्वेस्टमेंट्स को रीसेल कर देते हैं या सेल आउट कर देते हैं, और लास्टली एंड पीरियड एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, यानी जब वो उनका टाइम मेच्योरिटी ओवर हो जाता है, उनका मेच्योरिटी का टाइम पीरियड, उसके बाद उनमें की जाने वाली एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले हम यही साइकिल देख लेते हैं कि हमारे पास इनिशियली सबसे पहले हमने खरीद ली मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, देन उसके बाद हमारे पास डिविडेंड रिसीव कर लिया, उनको सेल आउट कर दिया और एंड पीरियड एडजस्टमेंट कर ली। ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, हम उसके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने उन तमाम शेयर्स जो एक फॉस्टर कंपनी ने परचेज किए हैं, कोका कोला के 4000 शेयर्स, उनका रिकॉर्ड देखेंगे कि वो किस तरह से रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि फ्रोस्टर कंपनी ने 4000 कोका कोला के शेयर्स परचेज किए हैं। ईच शेयर्स की प्राइस 48.98 अमाउंट पर शेयर की प्राइस है, प्लस ब्रोकरेज कमीशन $80 है। इनको कंबाइनली उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया, यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को उन्होंने डेबिट साइड पे लिख लिया है और जो कैश पे किया है उसको क्रेडिट साइड पे लिख लिया है। अब ये 196,000 किस तरह से आया है? 196,000 में उन्होंने पर शेयर की प्राइस को टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया है और उसमें ऐड कर लिया है ब्रोकर्स कॉस्ट, तो ये 196,000 हमारे पास आंसर आ गया। सो अब इन शॉर्ट हमारे पास पर शेयर की कॉस्ट हमारे पास टोटल $49 पर शेयर की प्राइस आई है। नेक्स्ट, अब हमने क्या रिकग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रेवेन्यू, यानी हमारे पास जो प्रॉफिट या रेवेन्यू जो हासिल हुआ उसको किस तरह से कंपनी रिकॉर्ड कर रही होंगी। ये वही कोका कोला के शेयर्स हैं जिनमें उन्होंने ये बात सपोज की है कि जो डिविडेंड दिया है वो 0.30 पर शेयर के डिविडेंड दिया गया है कंपनी को। टोटल 4000 शेयर्स थे। सो हम जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.30 को मल्टीप्लाई किया है 4000 से, तो टोटल हमारे पास 1200 की अमाउंट आ जाती है। 1200 के अमाउंट को हमने कैश के फॉर्मेट में रिसीव हुआ है तो हमने उसको डेबिट साइड पे लिख लिया है, और डिविडेंड रेवेन्यू को हमने क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे।
नेक्स्ट अब हमने इसको सेल आउट किए हैं उसके कुछ शेयर्स, और उसमें किस तरह से उसको रिकॉर्ड करेंगे इन केस के अगर इफ शेयर इन सोल्ड किए हैं मोर देन उस अमाउंट पे जो हमारे पास क्रेडिट की अमाउंट थी, यानी हमारे पास परचेजिंग की अमाउंट थी सेल, अगर उससे ज़्यादा की कॉस्ट पे सेल आउट किए हैं तो हमारे पास गेन रिकॉर्ड करेंगे हम इसको, और अगर ये इससे कम की प्राइस पे हुए हैं तो उस केस में हम इसको लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हुई फ्रोस्टर कंपनी ने अब 500 शेयर्स को सेल आउट किया है कोका कोला के, जिनकी सेलिंग प्राइस 50.04 है, और जिसमें उन्होंने सब्ट्रैक्ट कर लिया ब्रोकेज कमीशन के अमाउंट पे। तो इसकी रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे, परचेज जो किया गया था वो ईच शेयर 49 पर शेयर के हिसाब से किया था, तो हमारे पास सॉर्ट ऑफ ये प्रॉफिट पे सेल आउट हुए हैं। हमारे पास गेन हमें हासिल हुआ है, तो हमने टोटल कैश 25,000 किया है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 24,500 है, और 500 हमारे पास गेन ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अब इसकी किस तरह से कैलकुलेशंस किए हैं वो कैलकुलेशंस नीचे एक्सप्लेन की गई है। सेलिंग के लिए जितनी भी अमाउंट सेल आउट प्राइस थी, यानी 50.04 को मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ सेल आउट शेयर्स जितने सेल किए हैं 500 उससे मल्टीप्लाई कर लिया है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया है ब्रोकेज कमीशन, तो टोटल हमारे पास 25,000 आंसर आ जाता है। इसमें से अब हमने डिफरेंस की अमाउंट आइडेंटिफाई करनी है कि हमें गेन है या लॉस है। उसके लिए हम सबसे अपना पास बेसिक कॉस्ट लिया जिस पे हमने परचेज किए थे $49 को, हमने उतने ही 500 शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, और उसमें से जब हम डिफरेंस ले गया तो 500 का पॉजिटिव डिफरेंस आया, तो इट्स मीन हमारे पास गेन आया है। जिसमें हमने सेल आउट किया था वो 25,000 बन रहा है, जिसपे हमने परचेज किए थे वो 24,500 है, तो हमें 500 का गेन आया है हमारी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में। इन केस अगर ये हमारे पास लॉस पे सेल आउट होते हैं तो हम उसकी एग्जांपल देख सकते हैं सेम कंपनी में कि उसने 2,500 शेयर सेल किए हैं, जो कि 48.01 पर सेल आउट हमारे पास से शेयर सेल हुए हैं, और इसी तरह से इसमें ब्रोकेज की कमीशन $25 ब्रोकेज कमीशन है। इसकी कैलकुलेशंस भी हम उसी तरह से एंट्री हम उसी तरह से करेंगे कि कैश हमने 120,000 डेबिट साइड पे हमने लिख लिया है, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी हमने अपनी क्रेडिट डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम अपनी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इसकी कैलकुलेशंस किस तरह से किया, इनिशियली हम उसी तरह से अपनी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जित पे हमने खरीदे थे हमने उसको बेसिक कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है हमारे उनका, देन हमने आइडेंटिफाई किया मल्टीप्लाई किया हमारे पास करंट शेयर्स की सेलिंग की प्राइस को और ब्रोकेज कमीशन को माइनस कर दिया है, तो फाइनली हमारे पास 120,000 आंसर आ जाता है। तो हमारे पास अगर हम देखें 120,000 को माइनस करें 122,500 से, तो हमारे पास लॉस की अमाउंट आ जाती है 2,500, तो ये हमारे पास लॉस का केस है। लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम क्लोज करेंगे इनकम समरी अकाउंट में एंड पीरियड एडजस्टमेंट्स के साथ ही, और इन केस हमारे पास डेबिट अदर एक्सपेंसेस के तरह हम जिस तरह के अदर एक्सपेंसेस को डील कर रहे हैं उसी तरह से हम लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी इनकम समरी अकाउंट में ही क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स में कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंड ऑफ पीरियड एडजस्टमेंट्स को। हम देख लेते हैं सिक्योरिटीज जो अवेलेबल ऑफ शेयर्स के लिए अभी स्टिल हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल हैं, उनको करंट मार्केट वैल्यू के साथ पे हम एनालिसिस करते हैं। वैल्यूएशन प्रिंसिपल इज ऑफन फेयर मार्केट वैल्यू भी कहलाया जाता है, और इसमें हम इसको जिस अकाउंट में कर रहे होंगे अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में हम इसको हेडिंग के इस अकाउंट के अंदर हम साइड ट्रांजेक्शन्स को एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। हम इसके एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। हमने अपनी जो सेल आउट किए हैं 1000 शेयर्स रिमेनिंग है हमारे पास सेलिंग के केस में कोका कोला की कंपनी के पास, जिसको उन्होंने टोटल उनकी करंट मार्केट वैल्यू 47,000 है, यानी हम कह सकते हैं कि ईच मार्केट वैल्यू 47 पर शेयर की अकॉर्डिंगली है। अब हमने जब खरीदे थे तो ईच मार्केट शेयर $49 पर शेयर से थी, यानी हमारे पास 49,000 के ये 100 शेयर्स हमारे परचेज हमने किए थे, तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएंगे। तो अनरियलाइज्ड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स के हेडिंग के साथ 2,000 रहेंगे, यानी हमें लॉस हुआ है इस पे करेंटली जब हमने फाइनल एडजस्टमेंट्स की हैं, और हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और अनरियलाइज होल्डिंग लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम अपनी क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मार्केट अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स वो तमाम अकाउंट्स की हैं जितने भी अमाउंट हमें रिसीव होने वाली होती हैं नियर फ्यूचर में, जो इसका ऑलमोस्ट पीरियड 30 to 60 डेज में कन्वर्टेबल कैश में हो सकते हैं, हम उन तमाम को अकाउंट रिसीवेबल्स की हेडिंग के साथ कहते हैं, और इमीडिएटली आफ्टर कैश रिकॉर्ड की जाती हैं हमारी बैलेंस शीट्स में।
सम कंपनीज अपनी अकाउंट रिसीवेबल जो सेलिंग इंस्टॉलमेंट्स के ऑफर दे देती है, ये इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग रहते हैं या अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास 12 मंथ्स 24 मंथ्स मीन 48 मंथ्स तक भी हमारे पास कलेक्टेबल फॉर्म में रहते हैं। सो ऑल अकाउंट राइजिंग फ्रॉम नॉर्मल सेल्स एक्टिविटीज, जितने भी हमें सेल्स की नॉर्मल एक्टिविटी से जितनी भी अमाउंट रिसीव होनी होती है, हम इसको अपनी अकाउंट रिसीवेबल्स के हेडिंग में लिखते हैं और हम अपने करंट एसेट्स में ही क्लासीफाई कर रहे होते हैं। जितने भी अकाउंट अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल्स हैं या अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, हमारे पास जितनी भी अमाउंट रिसीवेबल्स के अकॉर्डिंगली होती है वो नेट रियलाइज्ड वैल्यू के हिसाब से हम उनका एस्टिमेट करके लिख रहे होते हैं। कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहता कि अपने ऐसे कस्टमर्स को चीज़ें सेल आउट करे या ऐसे कस्टमर्स के साथ मर्चेंटाइज डील करे अपनी जो अनपेएबल हो या अनकलेक्टेबल में शामिल हो जाए। लेकिन कंपनीज थाउजेंड्स और परहैप्स हंड्रेड एंड थाउजेंड्स बहुत सारे अमाउंट के हिसाब से सेल आउट करी होती है, तो उनमें से कुछ ना कुछ ऐसे अकाउंट्स ज़रूर शामिल हो जाते हैं, ऐसे कस्टमर्स ज़रूर होते हैं जिनका हमें अनकलेक्टेबल अकाउंट्स में रखना पड़ता है। एक लिमिट अगर हम अपनी इसको ना किया जाए, अगर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहें और हम अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट पे ना करें, तो कंपनीज बहुत सारे अपने सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ खो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में जब ह्यूज कस्टमर्स की डीलिंग कर रहे होते हैं तो वो अपने क्रेडिट पे ही खरीदो फरोख्त कर रही होती हैं। तो इसलिए एक अगर लिमिटेड टाइम के या एक लिमिटेड अमाउंट के हिसाब से अनकलेक्टेबल हो तो वो फिर भी कंपनी को उतना नुकसान नहीं दे रही होती जितना अगर हम इसको बिल्कुल भी कोई ट्रांजेक्शन्स अपनी क्रेडिट पर ना करें, यानी रिसीवेबल्स के फॉर्मेट में ना की जाए अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स, तो वो कंपनी को ज़्यादा लॉस देंगी एज कम्पेयर टू अगर फ्यू अमाउंट हमारे पास कोई अनकलेक्टेबल ऑफ अकाउंट्स रह जाएँ। तो अगर हम इनके लिए जो कंपनीज ऐसे हैं के केस में जो अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल्स हो जाती है, उसमें एक फिक्स अमाउंट, एक स्मॉल अमाउंट को आइडेंटिफाई कर लेती हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स के हेडिंग के साथ, अनकलेक्टेबल एस्टिमेटेड अमाउंट्स के साथ रख देती हैं। ये हम एस्टिमेटेड आपका जस्ट एस्टिमेट रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कंपनीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि स्पेसिफिक कस्टमर्स अनकलेक्टेबल रहेंगे, वो एक अपनी एस्टिमेटेड अमाउंट रख देती हैं अपनी अनकलेक्टेबल के फॉर्मेट में। हमारे पास इसमें ये अनकलेक्ट जो ये अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स हैं, ये हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट कहलाते हैं, जो कि हमारे पास उसी एसेट से रिलेटेड होता है और हम सिर्फ एडजस्टमेंट्स इसके साथ कर रहे होते हैं। हाँ, राइट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल्स, जब हमारे पास एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद कस्टमर्स नहीं दे रहे होते और हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये अनकलेक्टेबल अकाउंट्स हैं, तो अब उन्हें हम अपने बैलेंस शीट से या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से राइट ऑफ कर देते हैं और उस कस्टमर का अकाउंट ज़ीरो पे हम फिक्स कर देते हैं। उस केस के लिए हम एग्जाम्पल में तौर पे देख लेते हैं। हम उसमें जनरली जो एंट्री कर रहे होते हैं, तो हम अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स को हम डेबिट साइड पे नोट डाउन कर लेते हैं और क्रेडिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल्स डिस्काउंट स्टोर या हम व्हाट्सएवर हमारे पास जो भी अकाउंट जिस हेडिंग के साथ हमें डिस्काउंट नहीं रिसीव, हमें कलेक्टेबल अकाउंट नहीं रिसीव हुआ, हम उसको अपने पास क्रेडिट साइड पे नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि किसी कंपनी के साथ में उन्होंने परचेज इस डिस्काउंट स्टोर से पर डील किया था, जिसमें उनके पास हमारे 4000 अकाउंट रिसीवेबल्स अनकलेक्टेबल आए हैं। उसकी जब हम जनरल में एंट्री लिखेंगे तो हम अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 4000 को हमने डेबिट साइड पे लिख लिया है और डिस्काउंट स्टोर या अकाउंट रिसीवेबल्स को हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है। यहाँ डिस्काउंट स्टोर से मतलब कोई भी आपका कस्टमर है जिसने आपके पास राइट ऑफ करना है उसका अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट हमारे पास जब हम राइट ऑफ कर रहे होंगे अनकलेक्टेबल अकाउंट्स को, तो हमारे पास नेट रियलाइज्ड वैल्यू पे हम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास बेसिकली जो अलाउंस का अकाउंट होता है जिसमें हमने फिक्स रखा होता है नेट रियलाइज्ड वैल्यू, वो सेम रहती हैं। हम सिर्फ अपनी एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं राइट ऑफ से पहले हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स 250,000 थे और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हमारे पास हमने 10,000 होल्ड किया था। टोटल हम जब हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया तो नेट रियलाइज्ड वैल्यू आ गई। अब हम इस केस में जब हमने अपनी ये 4000 की एडजस्टमेंट्स कर ली है, तो उसके साथ हमने देख लिया है कि अकाउंट रिसीवेबल में से भी 4000 माइनस हो गए हैं और अलाउंस में से भी 4000 माइनस हो गए हैं, तो स्टिल हमारे पास 250 नेट रियलाइज्ड वैल्यू वही मार्केट की एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट हम मंथली एस्टिमेट ऑफ क्रेडिट लॉसेस, हम एक और ये भी एनालिसिस कंपनीज कर रही होती हैं, एज्यूम करती हैं कि प्रीवियसली मंथ में कितना आया था और उस हिसाब से वो अपने नेक्स्ट आने वाले मंथ में अप्रॉक्सीमेटली अपना बैलेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कंपनी ने ये सपोज किया है कि फेमस चॉइस ने कि फरवरी के क्रेडिट मैनेजर के अकॉर्डिंगली तो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 है आप अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीव होगा, तो टोटल हमारे पास स्टिल अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में 6,000 बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है। हमें अब इस बैलेंस को 11,000 करना है। उस केस के लिए जब हमने राइट ऑफ किया था 10,000 में से, हम देख सकते हैं
हमारे पास टोटल 10,000 बैलेंस था 31 जनवरी को। उसमें हमने डिस्काउंट स्टोर का अनकलेक्टेबल जब सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास टोटल रिमेनिंग जो बचा है वो 6,000 अमाउंट रिमेनिंग करेगी। अब हमने इसको 11,000 तक लेकर आना है, यानी हम इसमें इंक्रीज और अमाउंट डालनी है। हमने ये बात सपोज कर ली कि उस कंपनी ने ये बात का एनालिसिस किया है कि उसमें 11,000 फरवरी 28 तक मजीद कोई भी लॉस हो सकता है, तो अब एडजस्टिंग एंट्री में ऐड होना है हमारे पास 5,000 मजीद उसमें ऐड होने हैं। इसके एडजस्टमेंट अब हम करेंगे, जनरल में एंट्री करेंगे तो अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस से हम उसको डेबिट साइड पे लिख दिया, और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में ट्रांसफर करें तो हम वहाँ से हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। अब हमने किस तरह से एनालिसिस किया है, हमारे पास जितना रिक्वायर्ड बैलेंस था फरवरी के लिए उसमें उसको में से हमने अपने प्रायर ऑलरेडी जो हमारे अकाउंट में बैलेंस मौजूद था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारे पास ये हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हमें कितनी रिक्वायर्ड है। तो हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट 5,000 की है। हम इसमें इस तरह से करेंगे कि जितना भी बैलेंस हमें चाहिए उस बैलेंस में से हम डिफरेंस देख लेंगे हमारे पास करंट बैलेंस, एडजस्टेड करंट बैलेंस का, और ये हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना रिक्वायर्ड बैलेंस चाहिए। नेक्स्ट एस्टिमेट क्रेडिट लॉसेस का बैलेंस शीट अप्रोच है। यहाँ पे 2 या 3 अप्रोचेस होती हैं, इसे हम एजिंग अप्रोच भी कहते हैं या सिंपल बैलेंस शीट अप्रोच भी कह सकते हैं। इसमें कंपनी अपनी आपको ये डिफरेंट कंपनीज एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। रेंच वैली सप्लाई है, इसमें डिफरेंट कंपनीज के अकाउंट रिसीवेबल्स ने उसने अपने लिस्ट किए हुए हैं, जो कि इनिशियली पहला कॉलम जो है वो नॉट येट ड्यू को शो करता है, सेकेंड कॉलम शो करता है 1 to 30 डेज पास्ट ड्यू होकर पास्ट डेज गुजर चुके हैं, 1 से 30 डेज, 31 से 60 डेज गुजर पास्ट हो चुके हैं। लास्ट सेकेंड थर्ड कॉलम जो हमें शो करता है 61 से 90 डेज और ओवर 90 डेज का पास्ट ड्यू शो कर रहा है। यहाँ इसने ये अमाउंट बता दी कि टोटल अमाउंट कितनी थी, और गेट नॉट ड्यू में एनिमल केयर ने फुल फ्लेज पे कर दी है। सेकेंड बटरफील्ड जॉन ने अपने पास ऑलमोस्ट 31 to 60 डेज ड्यू होने के बाद पेमेंट की। इसी तरह से सारी कंपनीज के डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन में कंपनीज ने पे कर लिया है। जितनी भी टाइम ड्यूरेशन पास्ट ड्यू होके गुजरती जाएगी, यानी जितनी ज़्यादा गुजरेगी उतना कम चांस हमें ये बात हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो हमें रीपे अकाउंट कलेक्टेबल्स हमें रीपे होंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं या क्रेडिट मैनेजर्स हैं वो इस बात के अपने पास एक्सपीरियंसेस से या उस कंपनी से डीलिंग की गई प्रीवियसली अपनी एक्सपीरियंस से ये बात एस्टिमेट कर लेते हैं कि ईच अकाउंट हो या ईच अपने उन टाइम ड्यूरेशन पीरियड को कितना परसेंटेज देना है, वो उनको एस्टिमेट परसेंटेज अलॉट करते हैं उन क्रेडिट लॉसेस के अमाउंट के लिए। वो उन परसेंटेजेस को देन मल्टीप्लाई हो जाती हैं टोटल उस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में डॉलर अमाउंट जितनी भी एग्जिस्ट कर रही होती है उस टोटल अमाउंट के साथ, या जितनी भी अमाउंट एग्जिस्ट कर रही होती है उन अपनी एज ग्रुप्स में उनको मल्टीप्लाई कर देती है, और उसके बाद हमें ये पता चल जाता है हमें रिक्वायर्ड बैलेंस कितना हमें चाहिए। हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पर जब हमने प्रीवियसली ड्यू नॉट या ड्यू से लेकर हमारे पास ओवर 90 डेज पास ड्यू की हमने एनालिसिस की थी, टोटल एज ग्रुप्स में हमें जितनी अमाउंट एग्जिस्ट कर रही थी उनको हमने परसेंटेज ऑफ अनकलेक्टेबल में जो क्रेडिट मैनेजर्स ने असाइन किए थे उनके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि टोटल हमें 5,680 अमाउंट एस्टिमेट की हमें चाहिए अपने बैलेंस में एस्टिमेट फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स के लिए। हमारे पास टोटल रेंच वैली सप्लाई की जो कंपनी थी उसमें 100,000 टोटल अकाउंट रिसीवेबल्स थे, जिसमें 5,680 उसने एस्टिमेट किए हैं कंपनी ने कि अनकलेक्टेबल हैं। सो डाउटफुल अकाउंट्स के टोटल बैलेंस उन्हें चाहिए अपना लाजमी तौर पे 5,680। करंटली उनके क्रेडिट बैलेंस में ये अकाउंट फॉर डाउटफुल एंट्रीज के डाउटफुल अकाउंट्स में उनका अलाउंसेस में 4,000 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें टोटल अपडेटेड अमाउंट में उन्हें रिक्वायर्ड मजीद 1,680 चाहिए या 1,680 अमाउंट चाहिए उस बैलेंस में। उसके एडजस्टिंग एंट्री के लिए हम करेंगे कि अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस के साथ हमने 1,680 को डेबिट साइड पे नोट कर लिया और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स को हमने अपनी क्रेडिट साइड पे नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट एस्टिमेटिंग क्रेडिट लॉसेस का अमाउंट हमारे पास जो मेथड है उसे हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कहते हैं। यहाँ पर भी जो क्रेडिट मैनेजर्स अपने पास्ट एक्सपीरियंस से के ही बिना बेसिस पे या उनकी बुनियाद पर एस्टिमेट की एक स्पेसिफिक परसेंटेज आइडेंटिफाई करते हैं और वो फुल फ्लेज अमाउंट के ऊपर वो अपनी परसेंटेज आइडेंटिफाई करते हैं या एस्टिमेट कर रहे होते हैं। कंपनीज यहाँ पर पास्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं, इसमें कंपनी ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे 2% क्रेडिट का एस्टिमेट किया है, तो टोटल अमाउंट जो उनकी लॉस क्रेडिट अमाउंट में रिसीवेबल्स की हैं वो 150 की हैं, जिसमें उन्हें ये बात सपोज की है कि अनकलेक्टेबल सिर्फ और सिर्फ 2% होंगे, यानी 150,000 का 2%
3000 ऐसे अकाउंट्स हैं जो अनकलेक्टेबल अकाउंट्स में शामिल हो सकते हैं। तो इसकी एंट्री उसी तरह से करेंगे कि अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को डेबिट साइड पे और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाए। यूजुअली हमारे पास इन तमाम केसेस में हमने यही बात नोट की है कि अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस हमारे पास डेबिट साइड पे होता है और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हमारे पास हमेशा क्रेडिट साइड पे रहता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर रिकवरी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स हो जाए, प्रीवियसली राइट ऑफ किया जाए, तो उस केस में हम ये देख रहे हैं कि अगर ओकेजनली यूजुअली बहुत कम इस तरह से होते हैं, लेकिन अगर आपकी किसी केस में रिकवरीज आ जाएं या हमें अकाउंट रिसीवेबल्स हो जाए जो हमने प्रीवियसली राइट ऑफ कर लिया था और अब हमें वो रिसीव हो या है अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 500 अमाउंट ब्रैड की कंपनी से हम सपोज की थे विल्सन ने कि ये राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन लेटर ऑन ये अमाउंट रिसीव हो गई है, तो हम अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को हम डेबिट साइड पे हमने लिख लिया है और अकाउंट रिसीवेबल्स ब्रैड विल्सन के साथ हमने उसको क्रेडिट साइड पे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि विल्सन कस्टमर ने हमें अकाउंट में जो 27 फरवरी को अमाउंट दिया उसकी हमने रिवर्स एंट्री की है। जो प्रीवियसली हमने अकाउंट में जब एंट्री की थी तो हमने उसकी प्रीवियसली एंट्री हमने रिकॉर्ड की थी, अकाउंट रिसीवेबल्स को हमने डेबिट साइड पे लिखा हुआ था और हमने उसको लॉस को हमने क्रेडिट साइड पे नोट डाउन कर लिया था। अब हमने जब इसके एग्जैक्टली हम इसके ऑपोजिट एंट्री हम क्रॉस लिखे जाएंगे ताकि हम यहाँ पे उसकी रिवर्स एंट्री कर सकें। तो हम कैश को 500 से हम डेबिट साइड पे नोट डाउन कर लेंगे और अकाउंट रिसीवेबल सेम अपने कस्टमर का हम उसको क्रेडिट साइड पे नोट डाउन कर लेंगे। अनदर मेथड और भी हम कंपनीज यूज़ करती हैं जो है डायरेक्टली राइट ऑफ मेथड है। जब भी अगर कोई ऐसा अकाउंट या ऐसा अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल्स आइडेंटिफाई हो जाता है तो कंपनी उसको डायरेक्टली राइट ऑफ करती है। उसके लिए अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को हम 250 अमाउंट के साथ, अगर ये एग्जाम्पलरी पर्सन था जिसका अकाउंट हमें अनकलेक्टेबल साबित हो गया तो हमने उसको अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस के साथ डेबिट साइड पे कर लेंगे और अकाउंट रिसीवेबल्स की जो कंपनी के उस आइडेंटिटी स्पेसिफिकली उस कस्टमर का नाम के कंपनी के साथ यानी बेल प्रोडक्ट्स को हमने क्रेडिट साइड पे नोट डाउन कर दिया। एक और बात, जब हम डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड यूज़ कर रहे होंगे तो जो हमारे बैलेंस शीट में उनकी रिकॉर्ड होंगी वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड की जाएंगी, उनके हमने इवेल्युएशन अलाउंसेस में जो कुछ भी हम वो यूज़ नहीं कर रहे होंगे। फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, हमारे पास फैक्टरिंग डिस्क्राइब उस टर्म को कहते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को सेल आउट कर देते हैं किसी और कंपनी को या किसी और अपने पर्सन को ताकि वो अपनी इजीली अपने कैश को हासिल कर सकें। इस यानी कि जब कभी वो अकाउंट रिसीवेबल्स हासिल होंगे अब वो कंपनी के बजाय वो दूसरी कंपनी रिसीव करेगी या दूसरा पर्सन रिसीव करेगा जिसने उस कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल्स परचेज कर ली है। इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजिंग रिसीवेबल्स कहते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे यूज़ की जाती है जब स्मॉल बिजनेसेस को इमीडिएट कैश की मनी की ज़रूरत पड़ती है। इंस्टेड के वो किसी और कंपनी से बोरो करें वो अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को सेल आउट कर देती हैं। हम इसके बाकी का चैप्टर 7 का पोर्शन अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।